नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बस एजेंसी के पास 108 बसें हैं। कह रहा है कि एक बस एजेंसी के पास 108 बसें हैं। कह रहा है कि वह कुछ बसों को 9% लाभ पर कह रहा है कि वह कुछ बसों को 9% लाभ पर तथा शेष बचों को 36% के लाभ पर बेच देता है। हाँ, हाँ। कह रहा है और इस प्रकार कह रहा है और इस प्रकार सभी बसों को बेचने पर कह रहा है और इस प्रकार सभी बसों को बेचने पर 17% का लाभ होता है। हाँ, हाँ। कह रहा है कि जो तो 36% कह रहा है कि 36% कह रहा है कि तब बताइए 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या क्या है? हाँ, हाँ। कह रहा है कि तब बताइए 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या क्या है? हाँ, हाँ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बस एजेंसी के पास कुल मिलाकर 108 बसें थी। हाँ, हाँ। दोस्तों एक बस एजेंसी था। दोस्तों एक बस से 1 मिनट रुक जाइए। दोस्तों एक बस एजेंसी है और उस बस एजेंसी के पास कुल मिलाकर 108 बसें थी। हाँ, हाँ। दोस्तों उसमें से कुछ बस को उसने 9% लाभ पर बेच दिया है। हाँ, 9% लाभ पर। दोस्तों कुछ बसों को उसमें से 9% लाभ पर बेच दिया। उसके बाद जो शेष बसें बची थी, उसके बाद जो शेष बसें बची थी उसे 36% लाभ पर बेच दिया। 36% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 36% लाभ पर बेच दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों एक बस एजेंसी के पास कुछ बसें थी, उसमें से कुछ बस को उसने 9% लाभ पर बेच दिया और जो शेष बसें बची थी उसे 36% लाभ पर बेच दिया। ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो सभी बसों पर कुल मिलाकर 17% का लाभ हुआ है। 17% का लाभ हुआ है। 17% का लाभ हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो 17% का सभी बसों पर लाभ हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। ठीक है, ऐसे दोस्तों मैंने लिख लिया और यहाँ पर ऐसे भी कर दिया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेगा? कहोगे यहाँ पर वास्तव में 9% लाभ पर जितनी बसें बेची गई हैं और 36% लाभ पर जितनी बसें बेची गई हैं उनका अनुपात यहाँ पर मिलेगा। हाँ, तो हाँ, यही तो मिलेगा। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखेंगे। हाँ, तो हाँ। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर अगर निकालना है तो बड़े में से छोटे वाले को घटाना पड़ेगा। कहोगे हाँ। तो 36 में से अगर मैं 17 घटाता हूँ तो क्या होगा? देखिए, 16 में से 7 घटाओगे तो 9 आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अगर 2 में से 1 घटाओगे तो आएगा 1। तो इस प्रकार यहाँ पर 19 आया। ठीक है। अच्छा, इसमें से इसे घटाता हूँ तो क्या होगा भैया? 8 आएगा। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो क्या होगा? 19 अनुपाते 8 आएगा। हाँ, 19 अनुपाते 8 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 9% और 36% लाभ पर जो बसें बेची गई थी उनका अनुपातिक वैल्यू जो है 19, वो वास्तव में उनका अनुपात जो है 19:8 है। मतलब 9% लाभ पर कुल मिलाकर 19 यूनिट बसें बेची गई हैं और 36% लाभ पर कुल मिलाकर 8 यूनिट बसें बेची गई हैं। हाँ, एक बात बताइए, अगर 9% लाभ पर 19 बसें बेची गई हैं इसके अनुसार, इस अनुपातिक वैल्यू के अनुसार, और 36% लाभ पर कुल मिलाकर 8 बसें बेची गई हैं, तो कुल कितने बसें बेची गई हैं? होगा देखिए, 19 में 8 जोड़ते हैं तो आएगा 27। मतलब कुल 27 यूनिट बसें बेची गई हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 108 बसें बेची गई हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 108 बसें बेची गई हैं। अगर मैं अपने अनुसार देखता हूँ, इसके अनुसार देखता हूँ तो कुल मिलाकर 27 यूनिट बसें बेची गई हैं। मतलब 108 यूनिट बराबर है 27 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? देखिए, 4 से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट जो होगा 4 बस के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या क्या है? हाँ, तो हम दोस्तों 36% लाभ पर कुल मिलाकर 8 यूनिट बसें बेची गई हैं। अगर मुझे वास्तव में बताना है तो 8 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। तो 1 यूनिट जो है 4 बस को रिप्रेजेंट करती है, तो 8 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी? तो 8 यूनिट वास्तव में 32 बस को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब क्या होगा? मतलब यही है कि 36% लाभ पर कुल मिलाकर 36% लाभ पर कुल मिलाकर 32 बसें बेची गई है। तो 32 बसें बेची गई है। हाँ, बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है तो आइए हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन। कहोगे देखिए,
एक दुकानदार कह रहा है, एक दुकानदार दो तरह की दाल क्रमशः 200 रुपये प्रति कुंटल तथा 260 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदता है। कह रहा है एक दुकानदार दो तरह की दाल क्रमशः 200 रुपये प्रति कुंटल तथा 260 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदता है। कह रहा है 52 कुंटल की दूसरी तरह की दाल में पहली तरह की दाल कितनी मिलाई जाए। कह रहा है 52 किलो की दूसरी दाल में पहली दाल कितने किलोग्राम मिलाई जाए कि मिश्रण को जब 300 रुपए का बेचा जाए, जब मिश्रण को 300 रुपए में बेचा जाए तो 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो। हाँ, मतलब 1/4 का लाभ हो। हाँ, ठीक है दोस्तों, एक दुकानदार था और उसके पास दो प्रकार की दालें थी। एक तो दो प्रकार की दालें थी। हाँ, दोस्तों एक दुकानदार था, उस दुकानदार के पास दो प्रकार की दालें थी। जो पहली दाल थी वो 200 रुपए प्रति कुंटल थी। क्या थी? 200 रुपए प्रति कुंटल थी। ठीक है। और जो दूसरे प्रकार की दाल थी दोस्तों, वो 260 रुपए प्रति कुंटल थी। 260 रुपए प्रति कुंटल थी। आप दोस्तों एक दुकानदार था और उसके दुकानदार के पास दो प्रकार की दालें थी। एक 200 रुपए प्रति कुंटल थी, एक दूसरी जो दाल थी वो 260 रुपए प्रति कुंटल थी। 260 रुपए प्रति कुंटल थी। ठीक है, यही तो कह रहे हैं कब यहाँ कह रहा है कि उसको खरीदता है। ठीक है, अब दोस्तों वो कह रहा है, दोस्तों एक दुकानदार है, उसके पास दो प्रकार की दालें हैं, 200 रुपए प्रति कुंटल और 260 रुपए प्रति कुंटल वाली। अब दोस्तों उस दाल को खरीदा जाता है। हाँ, इस दाल को खरीदा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 52 किलो की दाल, कह रहा है कि 52 किलो की दूसरी दाल को, 52 किलो की दूसरी दाल को पहली दाल में कितने, पहले दाल के कह रहा है कि 52 किलो की दूसरी दाल में पहली दाल कितनी मात्रा में मिलाया जाए कि जब मिश्रण को बेचा जाए, मिश्रण को जब 300 रुपए में बेचा जाए तो उसे मिश्रण को जब 300 रुपए में बेचा जाए तो 25% का लाभ हो, मतलब 1/4 का लाभ हो। एक बात बताइए, अगर मिश्रण को बेचने पर 1/4 का लाभ हो रहा है तो बेचा कितने में जा रहा है? 5/4 में बेचा जा रहा है। मिश्रण को 5/4 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है, यदि मिश्रण की कीमत वास्तव में 4 यूनिट रही होगी तो बेचा जा रहा है 5 यूनिट में। कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 300 रुपए में बेचा जा रहा है। कहोगे हाँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? देखिए 5 30 6 60 के बराबर होगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो देखिए 6 चौक 24 240 रुपए के बराबर होगी। मतलब देखें तो मिश्रण का जो औसत मूल्य है वो क्या है? 240 रुपए है। हाँ, ठीक है, मिश्रण का जो औसत मूल्य है वो 240 रुपए है। हाँ, दोस्तों दो प्रकार की दाल थी। 200 रुपए, एक दाल 200 रुपए प्रति कुंटल वाली थी और जो दूसरी दाल थी वो 260 रुपए प्रति कुंटल वाली दाल थी। दोस्तों दोनों दाल को मिलाया गया और मिलाने पर मिश्रण जो तैयार हुआ, वो 240 रुपए प्रति कुंटल वाला तैयार हुआ। 240 रुपए प्रति कुंटल वाला तैयार हुआ। 240 रुपए प्रति कुंटल वाला तैयार हुआ। हाँ, दोस्तों दो दाल थी, एक 200 रुपए प्रति कुंटल वाली थी, एक 260 रुपए प्रति कुंटल वाली थी। ठीक है, दोनों दाल को हमने मिलाया। ठीक है, मिलाने पर दोस्तों मिश्रण जो हो गया 240 रुपए प्रति कुंटल वाला हो गया। हाँ, मिश्रण को मिलाने पर 240 रुपए प्रति कुंटल वाला दाल हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमने मिलाया है, अगर दोस्तों हमने मिला दिया है तो यहाँ पर क्या मिलेगा? तो यहाँ पर 200 रुपए प्रति कुंटल वाली दाल और 260 रुपए प्रति कुंटल वाले दालों का अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। हाँ, मतलब जिस अनुपात में मिलाया गया है, जिस अनुपात में दाल को मिलाया गया है उसका अनुपात मिलेगा। को हाँ, जिस अनुपात में मिलाया गया है दोनों दाल को उसका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखेंगे। इनके बीच का अंतर है कितना? को 20 है। ठीक है, इनके बीच का अंतर क्या है? 40 है। मैंने लिख दिया। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा? तो देखिए 1:2 आएगा। मतलब देखा जाए तो अगर 200, इसका मतलब यही है कि अगर 200 रुपए प्रति कुंटल वाली कुल मिलाकर एक यूनिट दाल लिया गया है तो दूसरे 260 रुपए प्रति कुंटल वाली दाल 2 यूनिट मिलाया गया है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि 200 रुपए प्रति कुंटल वाला कुल मिलाकर 1 यूनिट दाल मिलाया गया है और 260 रुपए प्रति कुंटल वाला कुल मिलाकर 2 यूनिट दाल मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया है। ठीक है, एक बात बताइए, क्वेश्चन तो कह रहा है कि 52 किलो, क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो 260 रुपए प्रति कुंटल वाला जो दाल है
दाल जो है उसमें कुल मिलाकर 52 किलो दाल मिलाया गया है। लेकिन अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो 2 यूनिट दाल मिलाया गया है, तो हाँ मतलब 2 यूनिट बराबर है 52 के, तो हाँ 2 यूनिट बराबर है 52 के। 1 यूनिट बराबर कितने के किलोग्राम के, तो 1 यूनिट वास्तव में 26 किलोग्राम के बराबर होगा। हमसे कह रहा था 200 रुपए कुंटल वाले कुल कितने दाल मिलाया गया है, हाँ ये तो पूछ रहा था कभी। हाँ तो 200 रुपए प्रति कुंटल वाला कुल मिलाकर 1 यूनिट दाल मिलाया गया है और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 26 किलो है, तो हाँ मतलब देखा तो 200 मतलब देखा जाए तो 200 रुपए प्रति कुंटल वाले कुल मिलाकर 200 रुपए प्रति कुंटल वाला कुल मिलाकर 200 रुपए प्रति कुंटल वाला कुल मिलाकर 26 किलो दाल मिलाया गया है, ठीक है 26 किलो दाल मिलाया गया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है मेरे, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। पढ़िए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 किलोग्राम चीनी कीमत, कह रहा है 8 किलोग्राम चीनी की कीमत 4.20 रुपए प्रति किलोग्राम है। हाँ कह रहा है इसमें 3.6 रुपए किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चीनी मिलानी होगी कि मिश्रण को 4.40 रुपए किलोग्राम के बेचने पर 10% का लाभ है। हाँ ठीक है दोस्तों। दोस्तों दो प्रकार की चीनी थी, दोस्तों दो प्रकार की चीनी थी, दोस्तों दो प्रकार की चीनी थी, ठीक है। एक चीनी जो थी वो 4.2 रुपए प्रति किलोग्राम वाली थी, एक चीनी जो थी 4.2 रुपए प्रति किलोग्राम वाली थी, और जो दूसरी चीनी थी वो 3.6 रुपए प्रति किलोग्राम वाली थी, ठीक है। दोस्तों दो चीनी थी, एक 4.2 किलोग्राम वाली थी और एक 3.6 किलोग्राम वाली थी। दोनों चीनियों को दोस्तों दोस्तों पहले जो चीनी थी उसके 8 किलोग्राम मात्रा को 3.6 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चीनी में कुछ मिलाया जाता है। दोस्तों इसकी 8 किलोग्राम मात्रा लेकर और इसकी कुछ किलोग्राम मात्रा लेकर दोनों चीनियों को मिक्स किया जाता है। दोस्तों 4.2 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 8 किलोग्राम चीनी को 3.6 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कुछ चीनी के साथ मिक्स किया जाता है। दोस्तों मिक्स करने पर मिक्स किया जाता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मिक्स तो कर दिया गया है, दोस्तों मिश्रित करने के बाद मिक्स करने के बाद मिश्रण को 4.4 रुपए में बेचा जा रहा है, 4.4 रुपए में बेचा जा रहा है। मिश्रण को मिक्स करने के बाद चीनी को जो मिश्रण तैयार हुआ उसे 4.4 रुपए में बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है। और बेचने पर वो 10% का लाभ कमा रहा है, कहोगे हाँ 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब 1/10 का लाभ कमा रहा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1/10 का लाभ कमाना हो तो बेचा कितने में जाएगा, कहोगे 11/10 में बेचा जाएगा। अगर मिश्रण को 4.4 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाना हो, मतलब 1/10 का लाभ कमाना हो, तो बेचा कितने जाएगा, कहोगे 11/10 में बेचा जाएगा। इसका मतलब क्या, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि 10 रुपए का सामान है तो वो 11 रुपए में बेचा जाएगा, कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4.4 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 0.4 के बराबर होगी। अगर 11 यूनिट बराबर है 4.4 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 के बराबर होगी। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, देखिए 10 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर होगी, 4 के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू जो है 0.4 के बराबर है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर होगी। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर मिश्रण जो है 4 रुपए प्रति किलोग्राम वाला था और बेचा जा रहा था 4.4 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। मतलब देखा जाए तो मिश्रण जो है 4.4 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है और बेचना चाह रहा है 4.4 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है। दोस्तों दो प्रकार की चीनी थी, पहली जो चीनी थी 4.2 किलोग्राम वाली थी और दूसरी चीनी थी 3.6 रुपए प्रति किलोग्राम वाली। दोनों चीनियों को मिक्स किया गया और मिक्स करने पर जो मिश्रण तैयार हुआ वो 4 रुपए प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण तैयार हुआ, ठीक है। दोस्तों 4 रुपए प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण तैयार हुआ है। दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर पहली जो चीनी जितनी मात्रा में मिलाई गई है और दूसरी चीनी जितनी मात्रा में मिलाई गई है उनका अनुपात मिलेगा, यहाँ पर उनका अनुपात मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत हो, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं।
दोस्तों नीचे क्या मिलेगा को भैया देखिए, पहली चीनी जितनी मात्रा में मिलाई गई है और दूसरी चीनी जितनी मात्रा में मिलाई गई है उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा, उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं। तो इन दोनों में से घटाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों में घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे को भैया। तो आप पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, पॉइंट से मतलब मत रखिए। 40 में से अगर मैं 36 घटाता हूँ तो क्या क्या आएगा को देखिए, 40 में से जब 36 घटाओगे तो 4 आएगा। ठीक है, अच्छा 42 में से अगर मैं 40 घटाता हूँ तो क्या आएगा, 42 में से 40 घटाओगे तो आएगा 2। अब मैं क्या करूंगा को अनुपातिक वैल्यू लिखूंगा। तो मैं अगर अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो 2 अनुपातिक 1 है। मतलब देखा जाए तो दोनों चीनियों को 2 अनुपातिक 1 में मिक्स किया गया है। हाँ, मतलब अगर पहली चीनी की कुल मात्रा 2 यूनिट ली गई है मिश्रण में, तो दूसरे चीनी की मात्रा कुल मिलाकर 1 यूनिट ली गई है। हाँ, दोस्तों पहले चीनी की मात्रा कुल मिलाकर 8 यूनिट ली गई है, क्वेश्चन तो कह रहा है 8 यूनिट ली गई है। हाँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो देखिए हमारे अनुसार दोस्तों 2 यूनिट ली गई है पहले चीनी की मात्रा मिश्रण में, कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 8 किलोग्राम ली गई है, मतलब 2 यूनिट बराबर है 8 किलोग्राम के, कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने किलोग्राम के बराबर होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 4 किलोग्राम के बराबर होगी, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दूसरे हमसे कह रहा था हमसे कह रहा था इसकी कितनी मात्रा ली जाए, तो इसकी कुल कितनी मात्रा ली गई है मिश्रण में, कहोगे 1 यूनिट ली गई है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, कहोगे 4 किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब देखा जाए तो अगर हमें अगर हमें अगर हमें 10% का लाभ कमाना है तो दूसरे चीनी की कुल मात्रा, अगर हमें 10% का लाभ कमाना है, 10% का लाभ कमाना है तो हमें कुल मिलाकर 3.6 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कुल मिलाकर 4 किलोग्राम चीनी का यूज करना चाहिए मिश्रण में। हाँ तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, क्या कह रहा है कहोगे देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने 1300 रुपए में एक किताब और एक कलम खरीदा। हाँ कह रहा है उसने कलम को 20% लाभ पर तथा किताब को 25% लाभ पर बेच दिया। हाँ कह रहा है इस तरह उसने 23 सही 1/13% का कुल लाभ कमाया। कह रहा है किताब का लागत मूल्य क्या है, किताब का लागत मूल्य क्या है। हाँ दोस्तों एक व्यक्ति के पास एक किताब था एक पेन था, दोस्तों एक व्यक्ति के पास एक किताब था एक पेन था। और जो किताब और पेन था उसने उसने कुल मिलाकर 1300 रुपए में खरीदा था। दोस्तों उसने कलम को 20% लाभ पर बेच दिया। दोस्तों जो व्यक्ति था उसने पेन को 20% लाभ पर बेच दिया और किताब को 25% लाभ पर बेच दिया। 25% लाभ पर बेच दिया। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों जो लाभ होता है दोस्तों जो लाभ निकाला जाता है या हानि निकाला जाता है वो प्राय लागत मूल्य के सापेक्ष निकाला जाता है। हाँ लागत मूल्य के सापेक्ष निकाला जाता है। कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, मतलब ये जो लाभ हमें यहाँ पर ये जो लाभ हो रहा है ये लागत मूल्य के सापेक्ष निकाला गया है। हाँ लागत मूल्य के सापेक्ष निकाला गया है। तो कलम को 20% लाभ पर बेचा गया है और बुक को 25% लाभ पर बेचा गया है। हाँ बुक को 25% लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पूरे एक मिनट में, ठीक है दोस्तों जब दोस्तों पूरे किताब और कलम पे देखा जाए तो कुल मिलाकर 23 सही 1/13% का फायदा हुआ है। मतलब औसत के हिसाब से देखा जाए तो कुल इतने रुपए का फायदा हुआ है। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो कुल मिलाकर 23 सही 1/13% का फायदा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने ऐसे यहाँ पर बनाया यहाँ पर बनाया तो यहाँ पर दोस्तों क्या मिलेगा तो अगर देखिए यहाँ पर वास्तव में पेन और बुक की कीमतों का अनुपात मिलेगा। हाँ दोस्तों ये जो यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी गई है ये वास्तव में किसके सापेक्ष निकाली गई है, तो लागत मूल्य के सापेक्ष निकाली गई है। अगर लागत मूल्य के सापेक्ष निकाली गई है तो यहाँ पर वास्तव में पेन और बुक की प्राइस का अनुपात मिलेगा, लागत मूल्य का अनुपात मिलेगा। हाँ ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद अनुपात की वैल्यू निकालते हैं। मेरा तो 25 में से इसे घटाना पड़ेगा कहोगे हाँ 25 में से अगर 23 घटाता हूं तो 2 आया। अब 2 में से भी हमें 1/13 घटाना कहोगे हाँ 2 में से भी 1/13 घटाना है। तो 13 दूनी 26 में से 1 घटाया तो 25 क्या आया 25 आया। तो यहाँ पर 25/13 आया। हाँ
लेकिन मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर अगर कोई आप फ्रैक्शन में हर में नीचे आ रहा है तो उसे मत लिखा करिए, उसे मत लिखा करिए। अगर लिखते भी हो तो भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, यहाँ पर अपोन में 13 आ रहा है तो यहाँ पर भी 13 आना, मैंने माइनस किया तो 13 तो आएगा कब यहाँ। ठीक है, 13 तो आना ही है। तो आप अगर बीच वाले टर्म के पास अपोन में कुछ है तो उसे मत लिखिए, उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आगे जाकर वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी 13 आ रहा है, यहाँ पर भी 13 आएगा, लेकिन जब मैं अनुपातिक वैल्यू निकालूंगा तो वो खत्म हो जाएगा, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखते हैं कि नहीं। ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप मत लिखिए। ठीक है, अब इसमें से इसे घटाना है, कहोगे हाँ। 23 में से 20 घटाते हैं तो 3 आया, कहोगे हाँ। अब 13 3 39, 39 1 40, 40/13 आएगा, लेकिन मैं 13 नहीं लिख रहा हूँ, केवल 40 लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी 13 मैं लिखा नहीं, यहाँ पर भी 13 नहीं लिखा, कैंसिल हो गया, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो ये आपको समझदारी होना चाहिए, ये आपको समझदारी होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं इससे काटा पीटी बचा लेता हूँ। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू निकालता हूँ, अगर मैं अनुपातिक वैल्यू निकालता हूँ तो 5 5 25 25, 5 8 40, 5 8 40, हाँ, तो आया 5:8। तो ये वास्तव में क्या है, कभी ये वास्तव में कलम और बुक के प्राइस का अनुपात है। मतलब अगर कुल मिलाकर कलम का कीमत 5 यूनिट है तो बुक की कीमत कुल मिलाकर 8 यूनिट है। हाँ, एक बात बताइए, पेन की कीमत 5 यूनिट है, कहोगे हाँ, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से, और किताब की कीमत 8 यूनिट है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखें तो किताब और पेन का कुल कीमत वास्तव में 13 यूनिट है, कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1300 है, मतलब 13 यूनिट बराबर है 1300 के, कहोगे हाँ। 13 यूनिट बराबर है 1300 के, 13 यूनिट बराबर है 1300 के, हाँ, 13 यूनिट बराबर है 1300 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में, एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में 100 के बराबर होगी, 100 रुपए के बराबर होगी। हाँ, हाँ, एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो 100 यूनिट की, 100 रुपए के बराबर होगी। ठीक है, हमसे कह रहा है किताब का लागत मूल्य क्या होगा। तो किताब का लागत मूल्य कितने यूनिट है, कहोगे 8 यूनिट है। तो एक यूनिट जो है 100 रुपए को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 8 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, कहोगे 8 यूनिट वास्तव में 800 को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब वास्तव में किताब की जो कीमत है वो 800 रुपए है। क्या है, 800 रुपए है। हाँ, क्या है, 800 रुपए है। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी, तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ रही है, कभी हाँ, ये सारी चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ रही है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चनों में दम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चनों में दम नहीं है, केवल ये एक मेथड है क्वेश्चन को तेजी से सोल्व करने का, और कुछ नहीं है। ये जो हम एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, ये एक मेथड है और कुछ नहीं है क्वेश्चन को तेजी से सोल्व करने का। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 5 घोड़े तथा 10 गाय 10,000 रुपए में खरीदे। हम तो एक व्यक्ति था, उसने 5 घोड़े और 10 गाय को 10,000 रुपए में खरीदा था। हम कह रहा है वे घोड़े को 15% लाभ पर और गाय को 10% हानि पर बेचता है। कह रहा है प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। कह रहा है कि यदि उसे कुल मिलाकर 375 रुपए का लाभ हुआ हो, 375 रुपए का लाभ हुआ हो। हाँ लोग, यहाँ ठीक है। आइए हम यहाँ पर प्रत्येक घोड़े का मूल्य निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक, इसे हम 2 तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति के पास 5 घोड़े थे और 10 गाय थे, और उस एक व्यक्ति ने 5 घोड़े और 10 गाय कुल मिलाकर 10,000 रुपए में खरीदा। दोस्तों उसने क्या किया, व्यक्ति ने घोड़े को तो 15% लाभ पर बेच दिया। घोड़े को 15% लाभ पर बेच दिया, बोलो हाँ कि ना, को हाँ। और जो गाय थी उसे 10% हानि पर बेच दिया। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो वैल्यू निकाली गई है, ये जो वैल्यू निकाली गई होगी, ये वास्तव में लागत मूल्य के सापेक्ष निकाली गई है। लागत मूल्य के सापेक्ष निकाली गई है। आप मेरी वजह से सहमत होंगे। हाँ, ये जो 15% का लाभ हुआ है दोस्तों, ये जो 15% निकाला गया है लाभ, ये वास्तव में घोड़े की लागत मूल्य के ऊपर निकाली गई होगी। आप जितने रुपए का घोड़ा रहे हैं, घोड़े की कीमत कुल रही होगी, उसके ऊपर निकाली गई होगी। हाँ, 15% लाभ। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो 10% का हानि हुआ है गायों को बेचने पर, 10% की जो हानि हुई है, ये गाय की लागत मूल्य के ऊपर निकाली गई होगी। हाँ, आप मेरी वजह से सहमत होंगे। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, उसने जब पूरा बेचा था तो दोस्तों उसे कुल मिलाकर दोस्तों जब उसने बेच दिया था ओवरऑल, दोस्तों बेच दिया था उसने गाय और
घोड़े को, तो उसे तो कुल मिलाकर 375 रुपए का लाभ हुआ था कहोगे हाँ, 375 रुपए का लाभ हुआ था। वो 375 रुपए का लाभ हुआ था। मैंने कहा ठीक, आपने कहा हाँ भैया। तो मैंने कहा कितने परसेंट का लाभ हुआ है कहोगे, देखिए ये कुल मिलाकर गाय और घोड़े थे कुल मिलाकर 10,000 रुपए के थे। मैंने कहा और 10,000 पे कुल मिलाकर 375 रुपए का लाभ कमाया है, तो 100 पे इतना कमाया होगा। हाँ, 100 पे इतना कमाया होगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कहोगे हाँ, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। मैंने कहा ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। तो इस प्रकार देखा जाए तो ओवरऑल 3.75 का प्रॉफिट कमाया है। ओवरऑल देखा जाए तो 3.75 का प्रॉफिट कमाया है। आप मेरी बात से सहमत होंगे हाँ। ओवरऑल देखा जाए तो 3.75 का प्रॉफिट कमाया है। मैंने यहाँ पर 3.75% का प्रॉफिट कमाया है। दोस्तों घोड़े को 15%, घोड़े को बेचने पर 15% का लाभ कमाया है, और गाय को बेचने पर 10% का 10% का हानि 10% का हानि हुई है। और ओवरऑल देखा जाए तो उसे 3.75% का लाभ हुआ है कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने यहाँ पर ये चीज बनाया, यहाँ पर ये चीज। दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर जो अनुपातिक वैल्यू मिलेगी वो किसकी अनुपातिक वैल्यू मिलेगी कहोगे, देखिए घोड़े घोड़े की लागत, घोड़ों की लागत मूल्य और गायों की लागत मूल्य का यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पर जो मिलेगा वो कुछ और नहीं, घोड़े और गायों की लागत मूल्य का अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया है। ठीक है, एक बात बताइए, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखते हैं कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने बताया था, अब दोस्तों इनके बीच का अंतर निकालना है, तो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो दोनों को हम क्या करेंगे कहोगे, जोड़ेंगे। तो 13.75 है, 13.75 है। हाँ, अच्छा जी, अच्छा इन दोनों को हम क्या करेंगे कहोगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। हाँ में हम, तो आप मुझे बताइए 15% में से अगर मैं 3% घटाता हूँ तो 12 आएगा कहोगे हाँ, और 0.75 तो लगा रहेगा कहोगे हाँ। एक मिनट गलत कर रहा हूँ। ठीक है, 15% में से हमें क्या घटाना है कहोगे, 15% में से हमें 3.75 घटाना है। हाँ, तो यहाँ पर 25%, यहाँ पर आएगा 0.25 आएगा कहोगे हाँ। यहाँ पर आएगा 14 में से 3 घटाएंगे 11.25, 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1। हाँ, तो 11.25 आएगा, क्या आएगा 11.25 आएगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि दोनों जगह सेम जगह सेम स्थान पे पॉइंट है। हाँ, इसलिए पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, हम काटा पीटी बचा लेते हैं। आपको दिख रहा है कि ये 25 से ये कट रहा है कहोगे हाँ, 25 से ये कट रहा है। अच्छा, 25 से कटना कितनी बार में कहोगे, देखिए 25 पंचे 125 होता है, 25 पंचे 125 होता है। तो इस प्रकार देखा है तो इसे काटने पर आ रहा है 55। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए इसे काटने पर आ रहा है 55। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 25 चौके 100 होता है, 25 पंचे 125 होता है। मैंने कहा ठीक है, फिर से कट रहा है कहोगे हाँ, फिर से कट रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जब आप काटोगे तो 11:9 आएगा, 11:9 आएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करोगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो घोड़ों का लागत मूल्य और गायों के लागत मूल्य का जो अनुपात है 11:9 है। हाँ, 11:9 है। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। इसका मतलब यही है कि यदि घोड़ों की कुल कीमत 11 यूनिट थी तो गायों की कुल कीमत 9 यूनिट थी। हाँ, एक बात बताइए, घोड़ों की घोड़ों की कुल कीमत 11 यूनिट थी और गायों की कुल कीमत 9 यूनिट थी। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि घोड़े और गायों की कुल कीमत वास्तव में 20 यूनिट थी कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 थी। हम अगर मैं देखूं अपने अनुसार तो 20 थी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 थी, मतलब 20 यूनिट बराबर है 10,000 की कहोगे हाँ, 20 यूनिट बराबर है 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 0 से 0 कैंसिल। हाँ, 500 के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर होगी। हाँ, ठीक है, एक बात बताइए, घोड़ों की कुल कीमत कितनी थी कहोगे, देखिए घोड़ों की कुल कीमत 11 यूनिट थी कहोगे हाँ, घोड़ों की कुल कीमत कितनी थी कहोगे 11 यूनिट थी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर है तो 11 यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने के बराबर होगी, मतलब वास्तव में घोड़ों की कुल कीमत इतने रुपए थी। हाँ, दोस्तों कुल घोड़े कितने थे कहोगे, कुल मिलाकर 5 घोड़े थे। हाँ, मतलब 5 घोड़ों का कीमत वास्तव में इतने था कहोगे हाँ। एक बात बताइए, अगर 5 घोड़े का कीमत कुल इतना है तो एक घोड़े की कीमत कुल कितनी होगी, एक घोड़े की कुल कीमत वास्तव में कितनी होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर गुणा भाग करता हूँ तो आएगा 1100, क्या आएगा 1100।
मतलब घोड़ों की, मतलब प्रत्येक घोड़े की जो कीमत है, मतलब प्रत्येक घोड़े की जो कीमत है वो कुल मिलाकर 1100 है। हाँ, मतलब प्रत्येक घोड़े की जो कीमत है, मतलब प्रत्येक घोड़े की जो कीमत है वो कुल मिलाकर 1100 है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम इसी को कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि आपको वो भी तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से कर लेते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति था, दोस्तों एक व्यक्ति ने 5 घोड़े और 10 गाय कुल मिलाकर 10,000 रुपए में खरीदे। दोस्तों एक व्यक्ति था, उसने कुल मिलाकर 5 गाय और 5 घोड़े और 10 गाय कुल मिलाकर 10,000 रुपए में खरीदे। 10,000 रुपए में खरीदे। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति ने घोड़ों को 15% लाभ पर बेच दिया, घोड़ों को 15% लाभ पर बेच दिया, और गाय को कुल मिलाकर 10% हानि पर बेच दिया, गाय को 10% कुल मिलाकर हानि पर बेच दिया। हाँ, 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 375 रुपए का फायदा हुआ। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 375 रुपए का लाभ होता है। आप मेरी बात से सहमत है? दोस्तों एक व्यक्ति था, उसने कुल मिलाकर 10,000 रुपए में, दोस्तों एक व्यक्ति था, उसने 5 घोड़े और 10 गाय कुल मिलाकर 10,000 रुपए में खरीदे। तो घोड़ों को उसने 15% लाभ पर और गाय को उसने 10% हानि पर बेचा। तो इस प्रकार दोस्तों उसे कुल मिलाकर 375 रुपए का लाभ हुआ। क्या हुआ? 375 रुपए का लाभ हुआ। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, ठीक है। दोस्तों व्यक्ति जो है 15% लाभ पर घोड़े को बेचता है और 10% हानि पर गाय को बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर 375 रुपए का लाभ होता है। ठीक है। अगर दोस्तों व्यक्ति जो है घोड़े को 15% लाभ पर बेच रहा है और गाय को भी 15% लाभ पर बेचता, तो इस पूरे धन पर उसे 15% का लाभ होता। अगर मैं 15% निकालता हूँ तो आता है 1,500 रुपए। मतलब कुल मिलाकर 1,500 रुपए का लाभ होता। 1,500 रुपए का लाभ होता। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ। अगर दोस्तों व्यक्ति जो है घोड़े को 15% लाभ पर बेच रहा है और गाय को भी 15% लाभ पर बेचता, तो उससे कुल मिलाकर इस धन पे पूरा 15% का लाभ होता, मतलब 1,500 रुपए का लाभ होता। हाँ, 1,500 रुपए का लाभ होता। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 375 रुपए का लाभ हुआ है। दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो 1,500 रुपए का लाभ होता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 375 रुपए का लाभ हुआ है। तो आखिर हमें दो आखिर हमें 5, हाँ, 9 में से 7 गए 2, ठीक है, और एक, तो आखिर हमें 1125 रुपए का, आखिर मुझे 1125 रुपए का अतिरिक्त लाभ क्यों हो रहा है? आखिर मुझे 1125 रुपए का अतिरिक्त लाभ क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए गाय को तो 10% हानि पर बेचा गया है और आपने काउंट किया है कि ये 15% लाभ पर बेचा गया है। तो इस प्रकार देखा है तो आपने गाय को 25 को देखिए, इस प्रकार आपने गाय को 15 को देखिए, गाय को तो 10% हानि पर बेचा गया है, लेकिन आपने आपने ये माना है कि यह गाय को 15% लाभ पर बेचा गया है। तो इस प्रकार देखा है तो गाय को आपने 25% लाभ पर बेच दिया है। तो वह देखिए गाय तो 10% हानि पर बिक रही थी, लेकिन आपने कुल मिलाकर गाय को 15% लाभ पर बेचा है, मतलब कुल मिलाकर गाय को मैंने 25%, गाय को मतलब कुल मिलाकर 25% लाभ पर बेच दिया है, इसलिए इतने रुपए का अधिक फायदा हो रहा है। को यहाँ इसलिए इतने रुपए अधिक में बेचा जा रहा है। को यहाँ अगर गाय को मैंने 25% लाभ पर ना बेचा होता, ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो गाय को 25% लाभ पर बेचा गया है। अगर तो गाय को 25% लाभ पर ना बेचा गया होता, तो ये जो 1125 रुपए हमें अतिरिक्त मिल रहे हैं, ये मिलते को नहीं मिलते। अगर बेच रहे हो तो मिल रहा है। हो गया, हाँ, मतलब 25% बराबर है 1125 के। को भी हाँ, 1125 बराबर है 25% बराबर है 1125 के। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? हो गया 1% की वैल्यू ये होगी। ठीक है, 25 पंचे हो गया 25, 25 चौके 100 हो गया, हाँ, 25 पंचे 125। तो एक यूनिट बराबर 45 की, 45 1% बराबर 45।
तो गाय की लागत, गाय का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा, सभी गाय का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा अपने आप में 100% होगा। दोस्तों 1% की वैल्यू 45 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हुई? 4500 के बराबर हुई। मतलब गायों की, मतलब जो गाय थी उनकी कीमत कुल मिलाकर 4500 रुपए थी। दोस्तों एक बात बताइए, सभी जानवर को उसने 10,000 में खरीदा था, कहोगे हाँ। दोस्तों सभी जानवर को उसने 10,000 में खरीदा था, कहोगे हाँ। जिसमें से 4500 रुपए, तो 4500 रुपए का तो केवल गाय तक खरीदा था, कहोगे हाँ। तो 5500 रुपए का उसने क्या खरीदा होगा, कहोगे हाँ। 5500 रुपए का उसने सभी घोड़े को खरीदा होगा, कहोगे हाँ। मतलब सभी घोड़ों का जो लागत मूल्य है वो 5500 है, कहोगे हाँ। 5 घोड़े थे, मतलब 5 घोड़ों का लागत मूल्य क्या है, हो गया 5500 है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। एक बात बताइए, अगर अगर 5 घोड़ों का लागत मूल्य 5500 है, तो एक घोड़े का लागत मूल्य कितना होगा, एक घोड़े का लागत मूल्य वास्तव में 1100 होगा। क्या होगा? 1100 होगा। हाँ, एक घोड़े का लागत मूल्य क्या होगा? 1100 होगा। आप बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है हमें यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं कर दीजिए। अब अगर यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं, अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो आइए हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे और क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, देखिए। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक आदमी ने 20 पेन तथा 16 पेंसिल 360 रुपए की लागत में खरीदी। हाँ, कह रहा है उसने पेन को 25% लाभ पर तथा पेंसिल को पेंसिल को उसने पेंसिल को क्रय मूल्य के 7/5 गुने में बेचा है। हाँ, कह रहा है यदि पूरे सौदे में उसे 120 रुपए का लाभ कमाया हो, तो बताइए प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या है। हाँ, एक बात बताइए दोस्तों, पेंसिल को उसने क्रय मूल्य के 7/5 गुने रुपए में बेचा है, तो हाँ। तो पेंसिल को उसने 7/5 रुपए में बेचा है। हाँ, क्रय मूल्य के 7/5 में बेचा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 5 यूनिट था, तो उसने बेचा है 7 रुपए में, कहोगे हाँ, 7 यूनिट में बेचा है। एक बात बताइए, वस्तु का लागत मूल्य 5 यूनिट था और उसने बेचा है 7 में, तो इस प्रकार देखा तो 2 रुपए का लाभ हुआ है। और ये लाभ किस पर कमाया, कहोगे 5 पे कमाया। तो 100 पे कितना कमाया होगा, कहोगे देखिए 100 पे इतना परसेंट कमाया होगा। तो 5 20, मतलब देखा जाए तो उसने 40% लाभ पर पेंसिल को बेचा है। हाँ भैया, मतलब देखा जाए तो उसने कुल मिलाकर पेंसिल को 40% लाभ पर बेचा है। हाँ भैया, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, ठीक है। दोस्तों एक आदमी था, उसने 20 पेन और 16 पेंसिल 360 रुपए में खरीदी थी। हाँ भैया। दोस्तों उसने पेन को 25% लाभ पर बेचा। तो उसने पेन को तो 25% लाभ पर बेचा है। हाँ भैया। और पेंसिल को उसने कुल मिलाकर 40% लाभ पर बेचा है। हाँ भैया। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। दोस्तों 25% लाभ पर पेन को बेचा है और 40% लाभ पर पेंसिल को बेचा है। हाँ, ठीक है। एक बात बताइए मुझे, 120 रुपए का कुल फायदा हुआ है, कहोगे हाँ। जितने रुपए का सामान खरीदा था उस पर कुल मिलाकर तीनों 120 रुपए का फायदा हुआ है। तो मैंने कहा बताइए कितने परसेंट का फायदा हुआ, कहोगे देखिए 120 रुपए का फायदा हुआ है और 360 पे हुआ है, तो 100 पे इतना होगा। 100 पे इतना होगा। हाँ, हाँ। ठीक है, कहोगे देखिए 0 से 0 कैंसिल, मैंने कहा कहोगे 12 तिया 36, 33 सही 1/3% आएगा। हाँ, 33 सही 1/3% आएगा। हाँ, 12 तिया 36, 33 सही 1/3% आएगा। तो इस प्रकार देखा है तो ओवरऑल उसे 33 सही 1/3% का फायदा हुआ है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक व्यक्ति था, उसने 25% लाभ पर पेन को बेचा और 40% लाभ पर पेंसिल को बेचा। तो इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ है। 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, ठीक है। दोस्तों अगर मैं ऐसे बनाकर उसके बाद यहाँ पर अगर ऐसे बनाता हूँ, तो यहाँ पर जो अनुपातिक वैल्यू आएगा वो किसका आएगा, होगा ये वास्तव में यहाँ पर जो अनुपातिक वैल्यू हमें प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं, वो पेन और पेंसिल की लागत मूल्य का अनुपात आएगा। हाँ, यहाँ पर जो अनुपातिक वैल्यू मुझे प्राप्त होगा वो वास्तव में क्या होगा, वो वास्तव में पेन और पेंसिल की लागत मूल्य का अनुपात होगा। पेन और पेंसिल की लागत मूल्य का अनुपात होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। पेन और पेंसिल की लागत मूल्य का अनुपात होगा। पेन और पेंसिल का लागत मूल्य का अनुपात होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं घटाता हूं तो क्या होगा, देखिए
40 में से अगर मैं 33 घटाता हूँ तो 7 आया। ठीक है, अब 7 में से भी 1/3 घटाना है, कहोगे हाँ। ठीक है, 3 सत्ते 21, 21 में से 1 घटाऊंगा तो 20, तो 20/3 आएगा। अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूँ तो 20/3 आएगा। हाँ भैया, अब 20/3 को मैं 20/3 पूरा नहीं लिखूंगा, केवल 20 लिखूंगा। ठीक है, मैंने बताया तभी पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, अब दोस्तों मुझे अब इसमें से इसे घटाना है, कहोगे हाँ। तो अगर मैं 33 में से 25 घटाता हूँ, 33 में से 25 घटाता हूँ तो 8 आएगा। 8 या 24, 24 से 1 25, तो 25/3 आ रहा है, लेकिन मैं 25 से ही लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 लिखूंगा, अगर यहाँ पर भी 3 लिखता हूँ, यहाँ पर भी 3 लिखता हूँ अपोन में, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं अनुपाती वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो आया 4:5, 4:5 आया, 4:5 आया। ठीक है, मतलब क्या कहोगे, मतलब यही है, मतलब यही है कि पेन और पेंसिल की लागत मूल्य का अनुपात जो था 4:5। इसका मतलब यही है कि यदि पेन की कुल कीमत 4 यूनिट थी, तो पेंसिल की कुल कीमत 5 यूनिट थी। अब एक बात बताइए, अगर पेन की कुल कीमत 4 यूनिट थी और पेंसिल की कुल कीमत 5 यूनिट थी, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर पेन और पेंसिल की कुल कीमत कितनी थी, 9 यूनिट थी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 360 रुपए थी, मतलब 9 यूनिट बराबर है 360 की। अगर 9 यूनिट बराबर है 360 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 40 रुपए के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 40 रुपए के बराबर होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए के बराबर होगी, तो वह 40 रुपए के बराबर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, मतलब क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा था, कहोगे हमसे कह रहा था कि प्रत्येक पेंसिल का कुल मूल्य क्या है। हाँ दोस्तों, एक बात होती है, पूरे पेंसिल की कीमत क्या थी, कहोगे देखिए पूरे पेंसिल की कीमत वास्तव में 5 यूनिट थी। दोस्तों 1 यूनिट जो है 40 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, तो 200। मतलब वास्तव में देखा जाए तो पूरे पेंसिल की कीमत जो थी 200 रुपए थी। हाँ, जितनी पेंसिल थी उनकी कीमत कुल कितनी थी, 200 थी। हाँ, एक बात बताइए, कुल मिलाकर 16 पेंसिल थी, कहोगे हाँ, मतलब 16 पेंसिलों की कीमत कुल मिलाकर 200 है, कहोगे हाँ, 16 पेंसिल की कुल कीमत मिलाकर 200 है। एक बात बताइए, अगर 16 पेंसिल की कुल कीमत मिलाकर 200 रुपए है, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है, कहोगे एक पेंसिल की कीमत कितनी है। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 पंचे 20, 50/4 आया, और 50/4 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या है, कहोगे देखिए 25, 25/2 आया, और 25/2 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 12.5 आया। हाँ, 12.5 आया। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक पेंसिल की कीमत जो है 12.5 रुपए है। क्या है, 12.5 रुपए है। क्या है, 12.5 रुपए है। हाँ, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि एक आदमी ने 2 कुर्सी 900 रुपए की लागत में खरीदी। कह रहा है पहली कुर्सी को उसने क्रय मूल्य के 4/5 गुने मूल्य पर, जबकि दूसरी कुर्सी को क्रय मूल्य के 5/4 गुने गुने मूल्य पर बेची है। हाँ, कह रहा है यदि पूरे सौदे में उसे 9 रुपए का लाभ 90 रुपए का लाभ कमाया है, तो ज्ञात करिए कम दाम वाली कुर्सी का मूल्य क्या है। हाँ, ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति था, उसने 900 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी। हाँ, पहली कुर्सी को उसने क्रय मूल्य के 4/5 क्रय मूल्य के 4/5 रुपए में बेचा है। क्रय मूल्य के 4/5 गुने मूल्य पर बेचा है। इसका मतलब ये है कि यदि 5 रुपए का सामान था तो उसने 4 रुपए में बेचा है, हाँ। एक बात बताइए, 5 रुपए का सामान था, उसने 4 रुपए में बेचा है, तो इस प्रकार उसे 1 रुपए की हानि हुई है, कहोगे हाँ, और ये हानि हुई है 5 पे, कहोगे हाँ, तो 100 पे कितने की हुई होगी, कहोगे 100 पे इतने की हुई होगी। मतलब देखा जाए तो उसने पहली कुर्सी को 20% हानि पर बेचा है। हाँ, मतलब देखा जाए तो पहली कुर्सी को उसने 20% हानि पर बेचा है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, दोस्तों व्यक्ति जो है पहली कुर्सी को उसने 20% हानि पर बेचा है। दोस्तों दूसरी कुर्सी को, दोस्तों व्यक्ति जो है दूसरी कुर्सी को, दोस्तों व्यक्ति जो है दोस्तों व्यक्ति जो है दूसरी कुर्सी को 5/4 मूल्य पर बेच रहा है। हाँ, दोस्तों व्यक्ति जो है दूसरी कुर्सी को क्रय मूल्य के 5/4 गुने मूल्य पर बेच रहा है। 5/4 गुने मूल्य पर बेच रहा है। हाँ, हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का प्राइस 4 यूनिट है, तो वो वास्तव में 5 यूनिट पर बेच रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, 4 रुपए का सामान था, 5 रुपए में बेच रहा है, तो इस प्रकार उसे 1 रुपए का लाभ हुआ होगा, कहोगे हाँ। और ये लाभ किस पर हुआ होगा, कहोगे 4 पे हुआ होगा, तो 100 पे इतने का हुआ होगा, कहोगे हाँ। अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो आया 25%। मतलब देखा जाए तो दूसरी कुर्सी को उसने 25% लाभ पर बेचा है। दूसरी कुर्सी को 25% लाभ पर बेचा है। हाँ,
ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, उसने पहली कुर्सी को बेचा और दूसरी कुर्सी को बेचा, कहोगे हाँ। तो बेचने पर दोस्तों पहली कुर्सी और दूसरी कुर्सी को बेचने पर उसे कुल मिलाकर 90 रुपए का लाभ हुआ है। हाँ, 90 रुपए का लाभ हुआ है। और ये लाभ किस पर हुआ है 90 रुपए का, कहोगे ये लाभ 90 रुपए का जो लाभ हुआ है ये 900 पे हुआ है। 900 पे हुआ है, 90 रुपए का जो लाभ हुआ है 900 पे हुआ है। हाँ, तो 100 पे कितने का हुआ होगा, कहोगे 100 पे वास्तव में इतने का हुआ होगा। हाँ, 100 पे वास्तव में इतने का हुआ होगा। जीरो से ये 10 बार में कैंसिल और 10 से ये कैंसिल तो आया 10%, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 10% का लाभ हुआ है। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल व्यक्ति को 10% का लाभ हुआ है। हाँ, मतलब देखा जाए तो ओवरऑल व्यक्ति को 10% का लाभ हुआ है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत है। ओवरऑल देखा जाए तो व्यक्ति को 10% का लाभ हुआ है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन हम सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति था, उसने 2 कुर्सी खरीदी 900 रुपए की। ठीक है दोस्तों, पहली कुर्सी को उसने 20% हानि पर बेचा। दोस्तों पहली कुर्सी को उसने 20% हानि पर बेचा, 20% हानि पर बेचा, और दूसरी कुर्सी को उसने 25% लाभ पर बेचा। तो इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हुआ। इस प्रकार दोस्तों व्यक्ति को 10% का, इस प्रकार उसे व्यक्ति को कुल मिलाकर 10% का लाभ हुआ। तो मैंने डाटा लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर ऐसे बना दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में आपको दोनों कुर्सियों की लागत मूल्य का अनुपात मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कुर्सियों की लागत मूल्य का अनुपात मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर अगर मैं लेता हूं तो इन दोनों के बीच का अंतर आएगा कितना, 15 आएगा। 15 आएगा। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर 30 आएगा। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो क्या आएगा, 1:2 आएगा। 1:2 आएगा। मतलब पहली और दूसरी कुर्सी का लागत मूल्य का अनुपात 1:2 था। मतलब यदि पहली कुर्सी की लागत मूल्य 1 यूनिट था तो दूसरी कुर्सी का लागत मूल्य क्या था, 2 यूनिट था। ठीक है, तो इस प्रकार तो देखा जाए तो दोनों कुर्सियों का लागत मूल्य कुल मिलाकर 3 यूनिट था। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 900 यूनिट है, 900 रुपए है, मतलब 3 यूनिट बराबर है 900 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 300 रुपए के बराबर होगी। 300 रुपए के बराबर होगी। हाँ, 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 300 रुपए के बराबर होगी। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है कम दाम वाली कुर्सी का मूल्य क्या है। हाँ, तो कम दाम वाली कुर्सी का लागत मूल्य क्या, कितने यूनिट है, 1 यूनिट है। और अगर दोस्तों मुझे बस वास्तव में बताना है तो 1 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितने के रुपए के बराबर होगा, 300 रुपए के बराबर है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि कम लागत वाली कुर्सी का मूल्य जो है वास्तव में 300 रुपए है। हाँ, एक ही यूनिट के तो बराबर है, कम दाम वाली कुर्सी का मूल्य हो गया। हाँ, और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई है, 300। तो हम कह सकते हैं ये कम लागत वाली कुर्सी का जो मूल्य है वो 300 रुपए है। 300 रुपए है। हाँ, ऐसा नहीं है, आप कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि ये डाटा आपको पता है, ये डाटा पता है, ये डाटा पता है, ये डाटा और आपको 90 रुपए पता है। हाँ, कुल मिलाकर 90 रुपए का लाभ हुआ था। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं जाकर। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कह रहा है कि चीनी का एक मिश्रण 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। कह रहा है कि यह मिश्रण जो है 2.10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 2.52 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 2 तरह की चीनियों को मिलाकर तैयार किया गया है। कह रहा है कि यदि 25% का लाभ प्राप्त किया हो, कह रहा है कि यदि 25% का उसे लाभ प्राप्त किया हो बेचने पर, तो ज्ञात करिए कि मिश्रण में सस्ती चीनी व महंगी चीनी का अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति था उसने कुल मिलाकर 3 रुपए की दर से चीनी बेचा। तो एक व्यक्ति था उसने 3 रुपए की दर से चीनी बेचा। और बेचने पर उसे कुल मिलाकर 25% का लाभ प्राप्त हुआ। मतलब 1/4 का लाभ प्राप्त हुआ। अगर दोस्तों चीनी को बेचने पर 1/4 का लाभ प्राप्त हुआ तो वो बेचा कितने में है, 5/4 रुपए में बेचा है। 5/4 रुपए में बेचा है। इसका मतलब यही है कि यदि मिश्रण का लागत मूल्य वास्तव में 4 यूनिट था तो उसने मिश्रण को वास्तव में 5 यूनिट में बेचा है। दोस्तों एक व्यक्ति था, उसने चीनी के मिश्रण को 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है, और जब बेचा तो उसे कुल मिलाकर 25% का लाभ हुआ है। मतलब 1/4 का लाभ हुआ है। अगर 1/4 का लाभ हुआ है तो बेचा कितने में, 5/4 में बेचा। इसका मतलब ये है कि यदि मिश्रण का लागत मूल्य 4 यूनिट था
तो बेचा है 5 में कहोगे हम, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3 में बेचा है, मतलब 5 यूनिट बराबर है 3 के कहोगे हम, 5 यूनिट बराबर है 3 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने के बराबर है कहोगे हम। तो मिश्रण का लागत मूल्य कितना था कहोगे 4 यूनिट था, तो 1 यूनिट की अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतने के बराबर है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है इतने के बराबर है। मतलब देखें तो मिश्रण का मतलब देखा जाए तो मिश्रण का जो लागत मूल्य था वो वास्तव में 20/3 था, 20/3 था, मतलब देखा जाए तो मिश्रण का जो लागत मूल्य था वो कुल मिलाकर 20/3 था। आप मेरे वैसे सहमत है कहोगे हाँ, मिश्रण का जो लागत मूल्य था 20/3 रुपए प्रति किलोग्राम। कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई तो। दोस्तों एक व्यक्ति था उसने दोस्तों एक व्यक्ति था उसने 2 प्रकार की चीनी को मिश्रित किया। जो पहली चीनी थी वो 2.10 रुपए प्रति किलोग्राम थी, 2.10 रुपए प्रति किलोग्राम। दोस्तों एक व्यक्ति था उसने 2 प्रकार की चीनी को मिक्स किया। पहली जो चीनी का औसत मूल्य था वो 2.10 रुपए प्रति किलोग्राम था, और दूसरी चीनी का जो मूल्य था वो 2.52 रुपए प्रति किलोग्राम था। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। ओहो, तभी मैं गलत 1 मिनट गलत हुआ है 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, 1 मिनट। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए। दोस्तों मिश्रण का लागत मूल्य 4 यूनिट था, लेकिन बेचा कितने में 5 रुपए में, 5 यूनिट में बेचा है कहोगे हम, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 5 रुपए में नहीं, 5 यूनिट में बेचा नहीं है, 3 रुपए में बेचा है, मतलब 5 यूनिट बराबर है 3 रुपए के कहोगे हम, 5 यूनिट बराबर है 3 रुपए के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी भाई इतने के बराबर होगी। हाँ, तो मिश्रण का लागत मूल्य क्या था कहोगे 4 यूनिट था। दोस्तों मिश्रण का लागत मूल्य क्या है कहोगे 4 रुपए है, लेकिन बेचा कितने में कहोगे 5 में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 में नहीं बेचा है 3 में बेचा है। हाँ, दोस्तों हमारे अनुसार 5 यूनिट में बेचा गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपए में बेचा गया, 3 रुपए में बेचा गया। हाँ, मतलब 5 यूनिट बराबर होगा 3 के कहोगे हम, 5 यूनिट बराबर अगर 3 के है, 3 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने रुपए के बराबर होगी। हाँ, ठीक है। दोस्तों वस्तु का मिश्रण का लागत मूल्य कितना था होगा 4 यूनिट था, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी 4 यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने के बराबर होगी। 4 या 12 2.4 है, मतलब देखा जाए तो मिश्रण का जो लागत मूल्य था 2.40 रुपए प्रति किलोग्राम था। मिश्रण का जो लागत मूल्य था 2.40 रुपए प्रति किलोग्राम था। आप मेरी बात से सहमत हो गए। दोस्तों एक व्यक्ति था उसने 2 प्रकार की चीनियों को मिश्रित किया। पहली चीनी की जो कीमत थी वो 2.10 रुपए प्रति किलोग्राम थी, दूसरी जो चीनी थी वो उसकी कीमत वास्तव में 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम थी। और दोनों चीनियों का जो औसत मूल्य था वो वास्तव में 2.40 रुपए प्रति किलोग्राम थी। मैंने डाटा लिख लिया, यहाँ पर डेटा लिख लिया। अब मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर दोस्तों जो मुझे प्राप्त होगा वो किसका अनुपात होगा, अगर पहली और दूसरी चीनी जिस अनुपात में मिलाई गई है उनकी मात्राओं का अनुपात प्राप्त होगा। हाँ, पहली और दूसरी चीनी जिस अनुपात में मिलाई गई है उनकी मात्राओं का अनुपात प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखेंगे। ये बातें आपको पता है को यहाँ ये चीजें हमें पता है। हाँ कि नो, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हम, तो आप पॉइंट को भूल लिए, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह 2-2 अंक बाद पॉइंट लगाए, इसलिए आप पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। अब 200 में से 52 में से अगर मैं 40 घटाता हूँ तो आएगा 12। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर 40 में से 10 घटाता हूँ तो आएगा 30। अब 30 आएगा। अब क्या करना है, अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो क्या आया कहोगे 2:5। मतलब देखा जाए तो दोनों चीनियों को वास्तव में 2:5 के रूप में मिलाया गया है। हाँ, मतलब देखा जाए तो दोनों चीनियों को वास्तव में
दोनों चीनियों को वास्तव में 2:5 के रूप में मिलाया गया है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मतलब ठीक है, आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें तो हम कल करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ नई वीडियो में। नमस्कार।